हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का सेकंड लेसन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, और आज का हमारा टॉपिक है चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। चोलकालीन शासक और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चोल वंश की जानकारी के स्रोत, यानी इसकी जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं, किसके अंदर चोल वंश की या चोल शासन की या चोल साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला जो स्रोत है वह है पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि लेखक का नाम है और रचना का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसके अलावा दूसरी है कात्यायन की वार्तिक। कात्यायन की वार्तिक है। इसके अलावा महाकाव्य है हमारा महाभारत, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौन सा साहित्य, संगम साहित्य से भी हमें चोलकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य कौन सा है, जिसमें दक्षिण भारत का लगभग इतिहास मिलता है, ठीक है ना, जिसको तमिल साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको, संगम साहित्य जिसको तमिल साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लगभग दक्षिण भारत के जो भी राजवंश हुए थे, चालुक्य है, चैर है, पांड्य है, इन सबकी समझ जानकारी, चोल शासन है, इन सबकी समझ जानकारी में किसे मिलती है, संगम साहित्य में। इसके अलावा इतिहासकार टॉलमी, इनके क्या जो लेख है, इनके जो ग्रंथ है, उसमें भी हमें चोलकालीन इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चोल शासकों की राजधानी कौन सी थी। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, पहले तो पूछा जाता है कि चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, शुरुआत की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, ठीक है ना। तो अगर अपन प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। कौन सी थी, उत्तरी मनलूर। उत्तरी मनलूर, ठीक है ना। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन पुटअप होता है कि चोलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो चोल शासन की या चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, उत्तरी मनलूर। उसके बाद में जो अन्य राजधानियां थी वो कौन सी थी, एक तो थी उरेयूर और इसके अलावा थी तंजावुर। ये दो राजधानियां अन्य थी जो बाद के शासकों ने अपनी राजधानी उत्तरी मनलूर की जगह उरेयूर और तंजावुर पे स्थापित की थी। तो तीन राजधानियां हमें इसमें देखने को मिलती है, उत्तरी मनलूर, उरेयूर और तंजावुर। नेक्स्ट है चोलों का शासकीय चिन्ह क्या था। चोलों का शासकीय चिन्ह था बाघ। शासकीय चिन्ह यानी उनके जो भी शासकीय एक लोगो होता है किसी वंश का, तो चोलों का जो लोगो था, शासकीय जो चिन्ह था वह क्या था, बाघ था। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चोल शासकों का प्रशासकीय या शासकीय चिन्ह कौन सा था, तो क्या आ जाएगा, बाघ आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब चोल वंश के प्रमुख शासक कौन से थे। अब तमिल साहित्य साउथ साइड में हम देखते हैं तो सारे थोड़े बहुत नाम आपको थोड़े से टिपिकल लगेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू आप उसको रिपीट करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो आपको नाम बोलने में आसानी रहेगी। सबसे पहला नाम देखते हैं उर्वपहरे इलनजैत चैनी। क्या नाम है सबसे पहला, उर्वपहरे इलनजैत चैनी, जो कि चोल वंश का संस्थापक माना जाता है, चोल वंश का प्रथम शासक माना जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, चोल वंश का प्रथम शासक या राजा, ठीक है ना। इसको हम चोल वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि चोल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, तो उर्वपहरे इलनजैत चैनी चोल वंश का प्रथम शासक था। इसका इतिहास में हमें एक ही बात के लिए प्रसिद्ध इसको देखने को मिलती है कि युद्ध में जो रथ प्रयोग में लिए जाते थे, बहुत ही सुंदर रथों का इसके द्वारा प्रयोग किया जाता था, तो उन सुंदर रथों के कारण इसको प्रसिद्धि मिली हुई है, इसके नाम को, किसकी, उर्वपहरे इलनजैत चैनी की। तो क्या याद रखना है, इसकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि इसकी याद रखनी है कि युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध है। कौन,
उर्वफरे इलनजैत चैनी। ठीक है, नेक्स्ट अपन को याद रखना है अगला शासक कौन था, करिकाल। उर्वफरे इलनजैत चैनी के बाद में नया शासक चोल वंश का शासक कौन बना, करिकाल बना। करिकाल ने जिस समय ये चोल वंश का सबसे एक महान शासक के रूप में इसको माना जा सकता है, इसको महान शासक कह सकते हैं। करिकाल ने अपने शासन काल में कावेरी नदी के मुहाने पर एक पुहार पत्तन, जिसको कावेरी पट्टनम कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, करिकाल इसी के लिए फेमस है कि इसके द्वारा कावेरी पट्टनम या पुहार पट्टनम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, कावेरी नदी के तट पर। तो करिकाल का क्या लिखेंगे, इसने कावेरी नदी के तट पर पुहार पतन, जिसको कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, जो बंदरगाह है। ठीक है ना, कावेरी पट्टनम, जो कि तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेगा आपको। ठीक है ना, पुहार पतन या कावेरी पट्टनम की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट शासक हम देखते हैं विजयालय। विजयालय को ऐसा माना जाता है कि चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। पहला संस्थापक तो किसको माना हमने, उर्वफरे इलनजैत चैनी को माना है, लेकिन द्वितीय क्योंकि इसके काल में ही चोल साम्राज्य था जो था वो उसका विस्तार क्षेत्र जो था, साम्राज्य क्षेत्र था जो और ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए इसको चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। चोल साम्राज्य का एक नंबर का फिर क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर, चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो चोल वंश का द्वितीय संस्थापक विजयालय को माना जाता है। ठीक है, चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला शासक कौन था, आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम की क्या उपलब्धि है कि इसने प्रारंभिक समय में ही अपने साम्राज्य के राज्यारोहण के समय में ही चोल साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। इसकी एक महान उपलब्धि मानी जाती है कि इसके द्वारा पल्लव वंश का जो शासक था अपराजित, उसको पराजित करके इसने संपूर्ण पल्लव साम्राज्य को चोल साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया था। ये इसकी एक महान उपलब्धि थी। तो आदित्य प्रथम का क्या लिखेंगे हम, आदित्य प्रथम ने इसने पल्लव नरेश या पल्लव शासक, क्या नाम था उसका, अपराजित। नाम ही है अपराजित, बाकी तो पराजित हो गया ये, है ना। इसने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित कर इसमें हत्या कर दी थी इसकी। ठीक है ना, पराजित कर मार डाला और संपूर्ण पल्लव राज्य को अपने साम्राज्य में या चोल साम्राज्य में मिला लिया। चोल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजराज प्रथम। चोल वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक जो था वह कौन था, राजराज प्रथम था। इसके द्वारा इसने अपने प्रारंभिक अभियानों में चालुक्यों को, मदुरा को, पांड्य को और दक्षिण मैसूर के जो गंग राजा थे उनको इसने पराजित किया था। ये इसकी महान उपलब्धि थी कि इसने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। राजराज प्रथम का एक और महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने स्थानीय स्वशासन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उसको प्रोत्साहन दिया कि हर क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर पर लोगों को स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है ना, वहाँ का शासन प्रबंध अलग अलग अधिकारियों के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे कि शासन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसकी एक और महान उपलब्धि थी कि इसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, उसकी माप करवाने का प्रमुख कार्य किया, जिसके आधार पर इसने कर का निर्धारण या उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया था। तो ये भी एक इसकी महान उपलब्धि है। इसके अलावा स्थापत्य कला में इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि राजराज प्रथम के द्वारा
तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये इसकी महान उपलब्धि है चोलकालीन स्थापत्य कला में, ठीक है ना। तो राजराज प्रथम में हम क्या क्या बातें हमको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो है कि इसने चालुक्य, मदुरा, पांड्य व दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं को पराजित किया। गंग राजाओं को पराजित किया, सबसे पहली उपलब्धि तो इसकी यही है, ठीक है। दूसरी उपलब्धि इसमें क्या पढ़ी अपन ने कि इसके द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया गया। इसके द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया गया। इसके अलावा इसने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। और स्थापत्य कला में इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान तंजौर में। कहाँ है तंजौर? मैप में आपसे पूछा जा सकता है। तंजौर है तमिलनाडु में। कहाँ है तंजौर? तमिलनाडु में, ओके। तंजौर में राज राजेश्वर, देखो नाम से याद हो जाएगा, राजराज प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण किया? राज राजेश्वर मंदिर। 1 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा और कहाँ किया गया? तो राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में किया गया। किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा। एक चीज और ध्यान रखनी है कि राज राजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को ऐसे पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने और कहाँ करवाया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर सेम है, एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, ठीक है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु तंजौर में राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया। ओके। नेक्स्ट शासक आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम भी इस वंश का महान प्रतापी शासक था। इसने काफी सारे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, इसने अपने प्रारंभिक अभियानों में चालुक्यों, पांड्यों और चैर के साथ में युद्ध किया, उनको परास्त किया और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद देखते हैं इसकी महान उपलब्धि। इसने 1017 ईस्वी में श्रीलंका का जो राजा था महेंद्र पंचम, उसको पराजित करके श्रीलंका का क्षेत्र भी चोल साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। इसके अलावा इसकी महान उपलब्धि है बंगाल का जो पाल शासक था महिपाल, उसको भी इसने पराजित करके पूरी भारत का जो क्षेत्र था उसको चोल साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। इसके अलावा गंगा घाटी का जो अभियान था उसमें भी इसने सफलता प्राप्त की और उस सफलता के दौरान ही इसने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि गंगेकोंड चोल की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? तो गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। और इसी के उपलक्ष्य में उसने अपनी एक नई राजधानी बसाई थी जिसका नाम था गंगेकोंड चोलपुरम।
और इसी राजधानी में किसानों के लिए, कृषि कार्य के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए एक चोल गंगम तालाब का निर्माण भी करवाया गया। तो इसको हम एक महान शासकों की श्रेणी में रख सकते हैं, जिसके द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए काफी सारे कार्य इसके द्वारा किए गए थे। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है अपन को राजेंद्र प्रथम ने, कि सबसे पहले इसने चालुक्य, पांड्य व चैर शासकों को पराजित किया। चैर शासकों को पराजित किया, पहली उपलब्धि तो ये याद रखनी है। ओके, दूसरी चीज हमको याद रखनी है, इसने, किसने, राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में, लगभग अपने शासन के 5वें या 6ठे वर्ष का काल है, 1017 ईस्वी में श्रीलंका, जिसको सिंहल द्वीप कहते हैं, उस समय क्या नाम था श्रीलंका का, सिंहल कहते थे, ठीक है ना। तो श्रीलंका का जो राजा था, श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रथम के समय श्रीलंका का राजा कौन था, तो महेंद्र पंचम, ठीक है ना। राजा महेंद्र पंचम को पराजित करके, ये सबसे महान उपलब्धि है, ठीक है ना, पराजित किया व संपूर्ण श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला लिया। संपूर्ण श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके, नेक्स्ट याद रखना है, राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत के बंगाल के पाल शासक महिपाल को, पाल शासक का नाम क्या है, महिपाल। देखो ये सारे शासकों के नाम आपको याद होना चाहिए। श्रीलंका का शासक कौन था उस समय, राजा महेंद्र पंचम, और बंगाल का शासक कौन था उस समय, महिपाल, ठीक है ना। पाल शासक महिपाल को पराजित किया। नेक्स्ट क्या याद रखना अपन को, गंगा घाटी अभियान में सफलता के बाद, गंगा घाटी अभियान में सफलता के बाद, गंगा घाटी अभियान सफलता के बाद कौन सी उपाधि धारण की, गंगेकोंड चोल। याद रखनी, उपाधि का नाम किसके द्वारा धारण की गई थी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा, ठीक है ना। गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। उपाधि धारण की तथा नई राजधानी याद रखनी है। कौन सी नई राजधानी बनाई इसने, नई राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम, ये एक नई राजधानी इसके द्वारा स्थापित की गई। स्थापना की गई, और यही राजधानी के पास में ही चोल गंगम, ठीक है ना, सिंचाई के लिए, ठीक है ना, चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया गया। तालाब का निर्माण करवाया गया। तो ये भी चोल वंश का जो था एक महान प्रतापी शासक था, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारी याद रखनी है आपको। एक तो उपाधि याद रखनी है, उपाधि कई बार पूछी जाती है कि गंगैकोंड चोल की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, तो कौन था, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक है, उस समय श्रीलंका का शासक कौन था, महेंद्र पंचम था। पाल शासक कौन था, महिपाल था। ठीक है ना, ये सारे याद रखना है। नेक्स्ट अपन को याद रखना है राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम जो था, इसकी क्या उपलब्धियां हैं, इसकी एक महान उपलब्धि है। सबसे पहले इसकी उपाधि याद रखनी है। कल्याणी पर विजय प्राप्त करने के बाद, कल्याणी जो जगह है, तो कल्याणी पर विजय प्राप्त करने के बाद, विजय प्राप्त, उपाधि सबके अच्छे से याद रखनी है आपको। ठीक है ना, प्राप्त करने के बाद, कल्याणी पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की, विजय राजेंद्र, विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। नेक्स्ट याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, 12th बोर्ड में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। कोप्पम का युद्ध कब और किनके बीच हुआ। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखोगे। कोप्पम का युद्ध हुआ था 1052 ईस्वी में। सबसे पहले तो ये याद रखना है, कोप्पम का युद्ध कब हुआ था, 1052 ईस्वी में कोप्पम का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच, एक तो है राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, और किसके बीच हुआ था, चालुक्य नरेश सोमेश्वर के बीच। चालुक्य राजा कौन था, चालुक्य नरेश सोमेश्वर के बीच ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में राजेंद्र प्रथम जो था वो मारा गया। ठीक है ना, ये बात अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि 1 नंबर में मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोप्पम का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। कोप्पम का युद्ध 1052 ईस्वी में राजाधिराज प्रथम और चालुक्य नरेश, ये तो है चोल नरेश, राजाधिराज प्रथम और चालुक्य नरेश कौन था, सोमेश्वर, इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कावेरी नदी के तट पर। ठीक है ना, ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, कावेरी नदी के तट पर हुआ था। कावेरी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजाधिराज जो था वह मारा गया था। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि चोल वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था। अगर अंतिम प्रतापी शासक, देखो 2 चीजें आएगी, एक तो आपसे पूछा जाए अंतिम प्रतापी या महान शासक पूछा जाए। ठीक है ना, अंतिम महान या प्रतापी शासक पूछा जाए तब तो कौन था, कुलोतुंग। कौन था, कुलोतुंग जो था वह अंतिम प्रतापी शासक था। लेकिन अगर पूछा जाए केवल चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, अगर पूछा जाए चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम प्रतापी नाम आता है तब तो कुलोतुंग था, कुलोतुंग था। ठीक है ना, और अगर केवल ये पूछा जाए अंतिम शासक कौन था चोल वंश का, तो वह कौन था, राजेंद्र तृतीय। दोनों में याद रखना है। ठीक है ना, राजेंद्र तृतीय तो था अंतिम शासक, और अंतिम प्रतापी शासक या महान शासक का पूछा जाए तो कौन था, कुलोतुंग जो था वह इसका अंतिम महान या प्रतापी शासक था। ठीक है ना, तो यहाँ पर शासक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चोलकालीन प्रशासन, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी। शासन व्यवस्था पर क्या है, आपसे अलग से 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ठीक है ना, तो उसमें आपको पूरी शासन व्यवस्था वैसे मोस्टली 4 नंबर में पूछी या 6 नंबर में पूछी जा सकती है। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इस बार का यानी 2020 का जो बोर्ड का एग्जाम था उसके में लॉन्ग क्वेश्चन जो था 6 नंबर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बार। तो अगली बार थोड़ी चांसेस कम हो जाती है, लेकिन छोड़ना नहीं आपको। क्यों, क्योंकि इस बार 6 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया, तो अगली बार हो सकता है किसी एक टॉपिक को लेकर, ठीक है ना, जैसे केवल केंद्रीय शासन ही पूछ लिया जाए चोल शासन का, या प्रांतीय शासन ही पूछ लिया जाए, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो छोड़ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन के बजाय इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इस बार 2020 वाले पेपर में चोलकालीन शासन व्यवस्था पूछी गई थी, और अथवा में चोलकालीन कला और साहित्य के बारे में पूछा गया था।
तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में इसको रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन में इसमें से बीच में से कोई भी एक टॉपिक उठा के आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ओके, याद कंप्लीट करना है। चोलकालीन प्रशासन में सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय शासन, सेंट्रल जो था वह किसके अधीन था, राजा के अधीन। शासन का सर्वोच्च कौन था, राजा था। शासन का स्वरूप कैसा था, राजा है तो शासन का स्वरूप कैसा होगा, राजतंत्रात्मक। शासन का स्वरूप कैसा था, राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन था। राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन, राजतंत्रात्मक मतलब राजा का शासन और वंशानुगत मतलब क्या है, राजा के बाद उसका पुत्र। और पुत्र कौन सा होता था, ज्येष्ठ पुत्र जो होता था, यानी जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, ठीक है ना, ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता था, ठीक है ना। राजा के बाद राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था, ठीक है ना, उसको राजगद्दी मिलती थी, शासन की राजगद्दी उसके हाथों में आती थी, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि केंद्र का शासन स्वरूप राजा के पास था, शासन की समस्त शक्तियां, स्वरूप शक्तियां राजा के अधीन ही रहकर कार्य करती थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी राजतंत्र शासन होने के बाद भी निरंकुश शासक नहीं होता था उस समय की, ये महान विशेषता है। अब राजा के कार्यों के लिए सहायता देने के लिए कुछ व्यक्ति होते हैं जिसे कहते थे उदम कुटुंब। क्या कहते थे, उदम कुटुंब। देखो मैंने पहले ही बताया है, तमिल साहित्य, तमिल प्रशासन, उसका शासन वैसा पढ़ेंगे, थोड़े से टिपिकल वर्ड जरूर आएंगे जैसे अपन ने शासकों में भी पढ़े हैं, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे जैसे रिपीट करते जाओगे एक ही नाम को आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो राजा की सहायता के लिए जो व्यक्ति होते थे उन्हें क्या कहते थे, उदम कुटुंब कहा जाता था, ओके। इसके अलावा कुछ सरकारी अधिकारी होते थे, गवर्नमेंट कर्मचारी, ठीक है ना। अब वो क्या थे, 2 श्रेणियों में विभक्त थे। ये क्या थी, 2 उसकी श्रेणियां थी, ठीक है ना। सरकारी अधिकारियों की 2 श्रेणियां थी, एक तो थी पेरुंदनम और एक थी शिरुंदनम। देखो पेरुंदनम जो होते थे इसमें क्या होते थे, उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे। इसमें क्या होता था, उच्च श्रेणी के अधिकारियों को कहते थे पेरुंदनम। उच्च श्रेणी के अधिकारी क्या कहलाते थे, पेरुंदनम। और निम्न श्रेणी के या जो निम्नस्थ अधिकारी थे, ठीक है ना, निम्न श्रेणी के या जो निम्नस्थ अधिकारी थे वह क्या कहलाते थे, शिरुंदनम। देखो थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पर, पैर होते हैं नीचे, सिर होता है ऊपर, ठीक है ना। पैर नीचे होता है तो निम्न श्रेणी के नीचे, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट है, समझ में आया। पेरुंदनम तो कौन से होते थे, उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे, और शिरुंदनम कौन से होते थे, निम्न श्रेणी के अधिकारी होते थे। तो ये 2 प्रकार के सरकारी अधिकारी की श्रेणियां थी। यहाँ पर भी 1 नंबर का अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चोलकालीन सरकारी अधिकारियों की प्रमुख श्रेणियां कौन सी थी। चोलकालीन शासकों की 2 प्रमुख श्रेणियां थी, पेरुंदनम जो कि उच्च श्रेणी के अधिकारी की थी, और दूसरी थी शिरुंदनम जो कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की श्रेणी थी, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं चोलकालीन सैन्य संगठन कैसे था। सेना का संगठन किस प्रकार का था। हालांकि सेना का जो प्रमुख व्यक्ति होता था, जो संचालन होता था, किसके हाथ में होता था, राजा के हाथ में। राजा ही सर्वोपरि था। सेना का संचालन कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके अधिकार में था, राजा के अधिकार में था, ठीक है ना। सैन्य संगठन में सेना के 3 प्रमुख अंग हमें देखने को मिलते हैं चोलकालीन शासन व्यवस्था में। हालांकि चोलकालीन शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में विशाल सेना का गठन कर लिया था, ठीक है ना। इसके अलावा नौसेना में भी बहुत ज्यादा परिपक्वता थी, नौसेना भी काफी विस्तृत थी, जहां से समुद्री मार्गों के द्वारा भी साम्राज्य का विस्तार इनके शासकों के द्वारा कर लिया गया था। तो सैनिक संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो चोलकालीन एक महान वंश कहलाता है, महान काल कहलाता है, जिसकी सैन्य संगठन इतनी ताकतवर थी। तो 3 अंग थे सेना के, पदाती पैदल चलने वाले, गजारोही हाथियों की सेना, और अश्वारोही यानी घोड़ों की जो सेना थी। 3 प्रकार के अंग थे शासन संचालन सैन्य संगठन में। सेना का जो प्रमुख होता था, जो युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की टुकड़ी का प्रबंधन करता था, नेतृत्व करता था, वह क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। अब सैनिकों की जो टुकड़ी होती थी, जहां पर सेना रहती थी, ठीक है ना, सैनिकों की टुकड़ियां जो थी, सैनिकों की टुकड़ी जो थी वह कहाँ रहती थी, छावनियों में रहती थी। कहाँ रहती थी, छावनियों में रहती थी। याद रखना है आपको, छावनियों को क्या कहा जाता था, चोलकाल में कड़गम कहते थे। क्या कहते थे, कड़गम कहा जाता था छावनियों को, ठीक है ना। तो कड़गम के अंदर जो थी सैनिकों की टुकड़ियां रहती थी, और वहां का नेतृत्व करता जो प्रमुख व्यक्ति था वह क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। प्रधान सेनापति जो होता था उसे कहते थे महादंड नायक। क्या कहते थे उसको, महादंड नायक कहते थे उसको,
ठीक है। इसके अलावा चोलकालीन थल सेना के भी 4 प्रमुख अंग थे। सबसे पहला कौन सा है? विल्लीकल। विल्लीकल जो अंग था ये क्या था? इसमें विशेष धनुर्धारियों का दल था, धनुर्धारियों का समूह था। दूसरा है कुंजर मल्लर। कुंजर मल्लर जो था वह गजारोहियों का दल था, इसमें गजारोही आते थे। और कुड्डी रच्चेवगर, कुड्डी रच्चेवगर जो था यह था अश्वारोहियों का दल था। और बड़पे के कोलार जो था ये था पैदल सैनिकों का दल, जो कि थल पर चलने वाले सैनिक थे। तो थल पर यानी स्थल पर 4 प्रकार के सैनिक चलते थे। एक तो धनुधारी होते थे, उसमें जो धनुष बाण का उपयोग करके युद्ध करते थे, गजारोही जो हाथी पर बैठकर युद्ध करते थे, अश्वारोही जो घोड़े पर बैठकर युद्ध करते थे, और पैदल सैनिक जो युद्ध में पैदल चलकर सेना का मुकाबला, अन्य युद्ध का मुकाबला करते थे। तो ये थल सेना के 4 प्रमुख अंग थे। नाम अच्छे से याद रखने आपको, विल्लीगल, कुंजर मल्लर, कुड्डी रच्चेवगर, बड़पे केक्कोलार, ठीक है ना। नाम अच्छे से रिपीट करते रहोगे तो याद हो जाएगा आपको। बस आपको एक ही वर्ड को 4 से 5 बार रिपीट करते जाना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय का सर्वोच्च न्यायाधीश जो था, जैसा अपने सेना में भी पढ़ा है, तो कौन होता था प्रमुख? राजा होता था। तो न्याय का भी सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था वह कौन था? राजा ही होता था। अंतिम निर्णय किसका होता था? राजा का माना जाता था, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? राजा स्वयं होता था, ठीक है ना। न्याय व्यवस्था में ये ध्यान रखना है कि राजा जो था वह सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में हम देखते हैं कि चोलकालीन न्याय करने के लिए, चोलकालीन न्याय करने के लिए अलग अलग स्तर पर न्यायालय होते थे। अलग अलग स्तर पर न्यायालय होते थे। राजा जो न्याय करता था वह किसकी सहायता से करता था? राजा धर्मासन भट्ट। नाम याद रखना है आपको, धर्मासन भट्ट नाम का ब्राह्मण विद्वान होता था, जो शास्त्रों का ज्ञाता होता था। उसकी सहायता से राजा के द्वारा निर्णय लिए जाते थे। तो राजा धर्मासन भट्ट नामक विद्वान ब्राह्मण की सहायता से न्याय कार्य करता था। स्थानीय स्तर के जो भी अपराध वगैरह होते थे उनको स्थानीय स्तर पर सुलझा दिया जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपराधी जो होता था उसकी सजा क्या होती थी? अपराधी को आर्थिक दंड, ठीक है ना। सजा में क्या मिलता था? आर्थिक दंड व सामाजिक अपमान का दंड मिलता था। सामाजिक अपमान का दंड मिलता था। देखो, आर्थिक दंड का मतलब तो क्या है? पैसों से संबंधित, ठीक है ना। जुर्माना वगैरह भर के अपराध का माफी मिलती थी। और सामाजिक अपमान का दंड क्या होता था? समाज में उसको बेइज्जत कर दिया जाता था, उसका पद उससे छीन लिया जाता था अगर किसी पद पर है तो, या उसको समाज से निकाल दिया जाता था, ठीक है ना, बहिष्कृत कर दिया जाता था। इस प्रकार के दंड की व्यवस्था चोलकाल में देखने को मिलती है। आर्थिक दंड में जो है, आर्थिक दंड में क्या होता था? सोने के सिक्कों के रूप में अपराधी को आर्थिक जुर्माना भरना पड़ता था। सोने के सिक्के, ठीक है ना। अब उस समय के सोने के सिक्के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। जैसा अपन ने पढ़ा था कि गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को तो क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ओके, पढ़ चुके अपन लास्ट क्लासेस में भी। चोलकालीन सोने के जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? काशु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काशु कहा जाता था। और अपराधी को काशु यानी सोने के सिक्के के रूप में अपने आर्थिक दंड को भुगतना पड़ता था, उसकी भरपाई करनी पड़ती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
राज्य की आय के स्रोत क्या थे, राज्य की इनकम किससे होती थी? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर था। पुराने समय में लगभग शासन व्यवस्था में, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में आय का जो प्रमुख स्रोत था वह क्या होता था? टैक्स होता था, वो भी जमीन से, ठीक ना। तो भूमि कर जो था उस समय का प्रमुख राज्य की आय का स्रोत था। अब उसमें हम देखते हैं भूमि की नाप जो है काफी सारे शासकों के द्वारा करवाई गई, सर्वेक्षण करवाएगा, जैसा भी अपन ने पढ़ा है। तो पहला व्यक्ति तो कौन था जिस शासक ने भूमि की नाप कर उसका सर्वेक्षण कराया? वह था राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम। और दूसरा जो शासक था वह कौन सा था? कुलोतुंग। दूसरा शासक कौन था? कुलोतुंग। ये दो शासक थे जिन्होंने भूमि का सर्वेक्षण कराया ताकि उस आधार पर कर का निर्धारण किया जा सके। एक बार और चीज याद रखनी है आपको कि भूमि कर के लिए जो उपज या भूमि की नाप जो निर्धारित की जाती थी वह क्या होती है? हर समय बदलती रहती थी, निर्धारित होती थी अगले अगले कुछ वर्ष के बाद में, वह फिक्स नहीं होती थी, ठीक है ना। जैसे किसी मान लो किसी समय में अकाल पड़ गया हो, वर्षा कम हुई हो, फसल उत्पादित कम हुई हो, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में क्या होता था? भूमि की उपज को जितना उपज होता था उसका 1/3 भाग जो होता था, भूमि की उपज का 1/3 भाग, बहुत कम लगता था यहाँ पर, ठीक है ना। भूमि उपज का 1/3 भाग जो था वह कर के रूप में लगता था, ठीक है ना, कर के रूप में लिया जाता था। 1/3 भाग याद रखना, ठीक है ना। तो भूमि की माप बार बार निर्धारित करवाई जाती थी, बदलती रहती थी और समय समय पर उसमें परिवर्तन करके भूमि के निर्धारण का, उपज का निर्धारण किया जाता था और उस आधार पर ही कर व्यवस्था चलती थी। अब भूमि कर के अलावा भी काफी सारे कर हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कर हैं? ये भी थोड़े नाम टिपिकल है लेकिन वही बात है, रिपीट पे रिपीट, ठीक है ना। आयम कर जो था, कहीं कहीं पे आयाम देखने को भी मिलता है। आयम कर जो था वह क्या था? राजस्व कर था। आयम कर क्या था? राजस्व कर था। मन्ने इरे कर जो था वह क्या था? गृह कर था, घर पर लगने वाला टैक्स, ठीक है ना, गृह कर था। कड्डे इरे जो था वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानें जो होती है ना, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर। क्या कहलाता था? मन्ने, कड्डे इरे। मग्न में जो था वह था व्यवसाय कर था। कोई भी व्यापार करने से पहले जो टैक्स लगता था, व्यापार करते वक्त वस्तु के आधार पर यह अलग से निर्धारण होता था, तो व्यवसाय कर था मगन में। आजीविकाशु जो था वह आजीविका पर लगने वाला कर, यानी सबकी जो इनकम होती थी उसके आधार पर, ठीक है ना, आजीविका पर लगने वाला कर। अब राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था वह क्या कहलाता था? वरित पोत्राक। क्या कहलाता था? वरित पोत्राक कहलाता था। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सारे करों का जो वसूली की जाती थी किसके द्वारा की जाती थी? ग्राम सभा के द्वारा की जाती थी। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि चोलकालीन शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन था, स्थानीय स्तर था, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वायत्तता उस काल की प्रमुख विशेषता थी और ग्राम सभा के द्वारा इन सारे करों की वसूली की जाती थी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसको, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतों में कैसी व्यवस्था थी? संपूर्ण राज्यों को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। राजा के अधीन में राज्य या राष्ट्र रहता था और उनको किससे बांटा गया था? प्रांत में बांटा गया था। प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। और मंडलम का शासन व्यवस्था चलाने के लिए राज परिवार के किसी सदस्य को ही राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक है ना। प्रांत का शासन कौन चलाएगा? राज परिवार का कोई सदस्य, जैसे राजा का पुत्र है या किसी भाई का पुत्र है, यानी राज परिवार का जो सदस्य होता था वही प्रांत का प्रमुख व्यक्ति होता था और वही वहां पर शासन व्यवस्था चलाता था। इस प्रमुख को क्या कहते थे? मंडल मुडाली। क्या कहते थे? मंडल मुडाली कहा जाता था, ठीक है। प्रांतों को यानी मंडलम को किससे बांटा गया था? वलनाडु में, जिसको कोट्टम कहा जाता है। वलनाडु को किससे बांटा गया था? नाडु में, जो वर्तमान जिला का रूप है, ठीक है ना, वर्तमान जो जिला है वो उसको नाडु कहा जाता था। नाडु को किससे बांटा गया था? कुर्रम में। कुर्रम क्या होता था? गांवों का समूह। गांवों का जो समूह होता था वह कहलाता था कुर्रम। कोट्टम हो जाता था जिलों का समूह और प्रांत हो जाते थे मंडलम।
कुर्रम क्या किसमें छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, यानी शासन की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना। शासन की सबसे छोटी इकाई, जो छोटी प्रशासनिक इकाई थी, वह क्या थी? गांव थी। गांव के समूह से कुर्रम बनते थे। कुर्रम से ऊपर नाडु होते थे। नाडु से ऊपर वलनाडु या कोट्टम होते थे और उसके ऊपर मंडलम होते थे। मंडलम के ऊपर राजा का राज्य होता था और वही सर्वोपरि होता था, ठीक है ना। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसको। प्रांतीय प्रशासन के बाद हम आगे बढ़ते हैं स्थानीय प्रशासन, जो कि चोलों की, चोल प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि चोलकालीन प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो चोलकालीन प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वायत्तता, ठीक है ना। चोलकालीन प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता, तो स्थानीय प्रशासन में क्या है? ग्रामीण और नगरीय स्तर पर, यानी गांव और नगरों में अलग अलग स्तरों पर स्वायत्तता प्राप्त थी, स्थानीय स्वशासन था और वहां के लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त थी अपने शासन का संचालन करने के लिए। केंद्र के द्वारा या राजा के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप यानी न के बराबर हस्तक्षेप किया जाता था। ये अपने निर्णय करने में, कानून बनाने में पूरी तरह से स्वतंत्र थे। तो ये चोलकालीन शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहां पर स्थानीय स्वायत्तता थी, स्थानीय स्वशासन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। वहां पर क्या है? ग्राम सभा के द्वारा शासन का संचालन किया जाता था, ठीक है ना। एक प्रकार की एक समिति थी जिसको वारियम कहा जाता था। कौन सी समिति थी? वारियम नाम की समिति के आधार पर ये सारे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। और उसमें क्या थी? हमें 3 प्रकार की ग्राम सभा देखने को मिलती है। पहली है उर, दूसरी सभा या महासभा और तीसरी है नगरम। उर जो थी, उर जो नाम की जो सभा थी, इसके अंदर क्या होता था? नगर और गांवों के सभी व्यक्ति शामिल होते थे। नगर व ग्राम के सभी व्यक्तियों की सभा, सभी व्यक्ति इसमें शामिल होते थे। ओके, सभी व्यक्तियों की सभा क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी, ठीक है ना। सभा या जो महासभा होती थी, इसमें गांव के श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी, ठीक है ना। ब्राह्मणों का स्थान काफी ऊंचा था उस समय। गांव के श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों की सभा जो होती थी, उसे सभा या महासभा के नाम से जाना जाता था। तीसरा जो था ग्राम सभा, वो कौन सी थी? नगरम। यह केवल व्यापारियों का समूह था, ठीक है ना। व्यापारिक समूह, व्यापारियों का जो समूह था, ये एक प्रकार की प्रशासनिक सभा थी। कैसी थी? प्रशासनिक सभा थी। इसमें केवल व्यापारी ही शामिल होते थे, ठीक है ना। व्यापारी लोगों के द्वारा नगरम की सभा आयोजित की जाती थी। तो 3 प्रकार की ये ग्राम सभा है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय का स्थानीय शासन कितने अच्छे स्तर पर विभाजित था। तो ये उस समय की शासन व्यवस्था की बहुत ही श्रेष्ठ विशेषता कही जा सकती है, जिसके आधार पर ग्राम सभा के चोलकालीन शासकों ने इतना अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाने में सक्षम हुए और शासन संचालन में भी उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो ये उनकी एक सुसंचालित शासन व्यवस्था ही थी, जिसके कारण उनको अपने साम्राज्य विस्तार में या युद्ध में लगे रहने के बाद भी अन्य प्रांतों के प्रति शासन की किसी प्रकार की चिंता उनको नहीं रहती थी। तो ये उस समय की एक महान उपलब्धि है। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक था, चोलकालीन प्रशासन के प्रमुख शासक, चोलवंश के प्रमुख शासक और उनकी शासन व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे, जिसमें हम चोलकालीन कला और साहित्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।